नमस्कार मित्रों, आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और इस चैनल पर हम भारतीय संविधान के काफ़ी आयामों पर बातचीत कर चुके हैं। आज हम जिस पर बातचीत करेंगे वो है भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित भी परीक्षाओं में बहुत बढ़िया प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न बनता है, अगर हम उसकी बातचीत करते हैं तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि नीति निर्देशक तत्वों में सबसे पहला और इम्पोर्टेंट प्रश्न यही बनता है बच्चों कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है। अगर आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया हुआ है, तो आप स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 4 के अंदर नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख कर रखा है। भाग 4 का मतलब भाग 1, भाग 2 और भाग 3 इनको हम पढ़ चुके हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे, हमने भाग 1, भाग 2 और भाग 3 को पूर्व की क्लासों में पढ़ लिया है। आज हम जिस पर बातचीत करेंगे, आज हम जिस पर चर्चा करने वाले हैं बच्चों, वो है संविधान का भाग 4। और संविधान के भाग 4 में क्या लिखा हुआ है? नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख कर रखा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है आप लोगों का यहाँ से तैयार होता है। अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक, मतलब अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। आप में से अगर किसी ने पूर्व के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वापस से बैक जाकर के चैनल पर जाकर के सारे वीडियोज देख सकते हैं, ताकि आप लोगों को आगे भी बहुत बढ़िया और अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो आइए दोस्तों, करते हैं हम फिर से आज की चर्चा नीति निर्देशक तत्वों पर। इनको DPSP भी बोला जाता है, ऐसा भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बातचीत करते हैं हम डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। और इसकी अगर हम बातचीत करते हैं तो कई सारे बच्चों को तो ये पता नहीं है कि नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, नीति निर्देशक तत्व क्या है और नीति निर्देशक तत्व किसे कहते हैं। काफ़ी सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे, आप वीडियो पूरा देखेंगे। लेकिन परीक्षा में किस प्रकार प्रश्न गलत करवा देते हैं, जरा मैं इस बारे में बता देता हूँ। डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी की बातचीत करते हैं तो काफ़ी बार इस प्रकार हम लोगों को प्रश्न देता है कि निम्नलिखित में से सत्य है और असत्य है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये मूलतः संविधान का अंग थे। काफी बार परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार दे दिया जाता है कि मूलतः संविधान के अंग थे या मूलतः संविधान के अंग नहीं थे, तो मूलतः संविधान में थे। ऐसे आप लोग ध्यान रखेंगे। नीति निर्देशक जो तत्व है बच्चों, ये भारतीय संविधान में 26 जनवरी 1950 के दिन हमने जो संविधान को लागू किया था, उस वक्त भी नीति निर्देशक तत्व थे। इसका मतलब ये मूलतः संविधान में थे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। काफी बार इस प्रश्न को दिया हुआ है कि ये मूलतः संविधान के अंग नहीं थे या ये मूलतः संविधान में थे, तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये मूलतः संविधान में थे। 26 जनवरी 1950 के दिन जब हमने संविधान को लागू किया था, उस दिन भी हमारे ये सम्मिलित थे। नेक्स्ट बच्चों, हम बातचीत करते हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व हमने जो संविधान में लिखे हैं, ये नीति निर्देशक तत्व लिए कहाँ से गए हैं। काफ़ी सारे बच्चे ऐसा बताते हैं कि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। हाँ जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में आयरलैंड नहीं आए, ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? वो ऑप्शन में आयरलैंड ना दे करके 1935 का भारत शासन अधिनियम आप लोगों को दे सकता है। 1935 का भारत शासन अधिनियम, और लास्ट में आपको दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग अधिकतर जो बच्चे हैं इनमें से कोई नहीं राइट कर देंगे। 1935 का भारत शासन अधिनियम, वहां से ये लिए गए हैं, जरा आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। अब जो बच्चे जानकार होंगे उनके तो बात समझ में आ रही होगी, और जो बच्चे जानकार हैं लेकिन वो इतने ही जानकार हैं जिनको रटा दिया गया है कि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए, उनके लिए यहाँ पर दिक्कत हो गई। तो ऐसे बच्चों को मैं बता दूं कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, 1935 के इस अधिनियम को भारतीय संविधान का मूल आधार कहा जाता है। भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधान 3/4 भाग मतलब 75% इस 1935 के अधिनियम का 75% भाग वर्तमान संविधान में सम्मिलित है। और इस 1935 के अधिनियम के अंदर बच्चों एक बात थी जो आप लोग ध्यान रखेंगे, निदेशकों के उपकरण। यहां से बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है आप लोगों का।
निदेशकों के उपकरण, उपकरण और तत्व एक ही बात है, लेकिन उस वक्त जो इनका नाम था वो क्या था बच्चों? निदेशकों के उपकरण। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके अंदर जो निदेशकों के उपकरण था, इन्हीं निदेशकों के उपकरण को हमारे संविधान सभा ने नीति निर्देशक तत्व के रूप में ग्रहण कर लिया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये निदेशकों के उपकरण जो बच्चों हम लेकर के आए, ये निदेशकों के उपकरण हमने कहां से लिए हैं? ये लिए हैं आयरलैंड से। अब आपके बात समझ में आ गई होगी कि नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। लेकिन हम सीधा डायरेक्ट आयरलैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि आयरलैंड से जो लिए गए थे वह निदेशकों के उपकरण लिए गए थे, और ये निदेशकों के जो उपकरण हैं यही वर्तमान में क्या है बच्चों? नीति निर्देशक तत्व हैं। तो आप लोगों को यह ध्यान रखना होगा कि नीति निर्देशक तत्व जो निदेशकों के उपकरण से लिए गए, 1935 का भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। और ये जो निदेशकों के उपकरण हमने लिए, ये कहां से लिए? आयरलैंड से लिए। इनकी सिफारिश किसने की? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत बढ़िया प्रश्न यहां से बनता है। इनके लिए एक तेज बहादुर सप्रू समिति, बहुत बढ़िया प्रश्न तैयार होता है। प्रश्न इस प्रकार होता है कि तेज बहादुर सप्रू समिति का संबंध किससे है? अगर आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए कि तेज बहादुर सप्रू समिति का संबंध किससे है, तो आप लोग बता सकते हैं कि डायरेक्ट पॉलिसी ऑफ द स्टेट, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, मतलब नीति निर्देशक तत्वों का जो संबंधित है। तेज बहादुर सप्रू समिति का संबंध किससे है? नीति निर्देशक तत्वों से है। आप लोगों फिर ध्यान रखेंगे, इस तेज बहादुर सप्रू समिति ने सिफारिश की, और इस तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश के आधार पर बच्चों आयरलैंड से क्या लिए गए? निदेशकों के उपकरण लिए गए। और ये निदेशकों के उपकरण कहां पर मिलेंगे? 1935 के अधिनियम में मिलेंगे, और इन्हीं का नाम बदल करके वर्तमान में क्या कर दिया? नीति निर्देशक तत्व कर दिया, जो हमारे मूलतः संविधान का हिस्सा हुआ करते थे। ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट मैं आपको और बता दूं, ये लोक कल्याण की वृद्धि के लिए ध्यान रखेंगे आप। ये जो लिए गए किसके लिए गए हैं? लोक कल्याण की वृद्धि, लोक कल्याण। या आप लोग इसको ऐसा भी कर सकते हैं, लोक कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी भावनाओं से, लोक कल्याणकारी भावनाओं से प्रेरित है। आप लोगों से पूछ लिया जाए कि नीति निर्देशक तत्व किससे प्रेरित है, तो लोक कल्याणकारी भावनाओं से प्रेरित है। ये सब आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार मैं पुनः आप लोगों का रिवाइज करवाता हूं, फिर हम नेक्स्ट जो देखते हैं। आज मैं नीति निर्देशक तत्वों के बिल्कुल बढ़िया आप लोगों को जानकारी दूंगा। आप वीडियो को पूरा देखेंगे। एक मिनट वापस से देख लेते हैं कहां से प्रश्न बनते हैं। नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में उल्लेखित हैं? उत्तर दे देंगे भाग 4। अनुच्छेद कहां से कहां तक हैं? अनुच्छेद 36 से 51 तक। फिर आप लोग ध्यान रखेंगे, मूलतः संविधान में सम्मिलित थे, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, सत्य असत्य में गलत करवा देता है। 1935 के भारत शासन अधिनियम में एक प्रावधान था जिसका नाम था निदेशकों के उपकरण, और इन निदेशकों के उपकरणों का नाम बदल करके वर्तमान में क्या कर दिया? नीति निर्देशक तत्व कर दिया। ध्यान रखेंगे, निदेशकों के उपकरण तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर कहां से लिए थे? आयरलैंड से। इसलिए हम क्या कहने लगे कि नीति निर्देशक तत्व कहां से गृहीत है? आयरलैंड से। और एक और बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि लोक कल्याणकारी भावनाओं से प्रेरित हैं। तो आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले ले इसका। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि नीति निर्देशक तत्व कहते किसे हैं, नीति निर्देशक तत्व कैसे हैं, इनकी सबकी हम बात करने वाले हैं। आप बने रहें हमारे साथ, आपके पूरे के पूरे नीति निर्देशक तत्वों में क्लियर करवाऊंगा। बहुत सारे बच्चों को ये याद तो है 36 से 51 तक, पर वो जानते ही नहीं है कि डायरेक्ट नीति निर्देशक तत्व क्या है, वह जानते ही नहीं है। तो हम बातचीत करते हैं कि नीति निर्देशक तत्व किसे कहते हैं। तो सबसे बढ़िया परिभाषा आप लोग दे सकते हैं कि राज्य के द्वारा या सरकार के द्वारा, मतलब राज्य सरकार के द्वारा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कहते किसे हैं? राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई सकारात्मक आज्ञाएं, राज्य सरकार द्वारा जारी की गई सकारात्मक आज्ञाएं क्या कहलाती है बच्चों? नीति निर्देशक तत्व, सकारात्मक आज्ञाएं।
राज्य सरकार द्वारा जारी की गई सकारात्मक आज्ञाएं क्या कहलाती है? नीति निर्देशक तत्व। अब भी आप लोगों के बात समझ में नहीं आई होगी कि राज्य सरकार द्वारा जारी की गई सकारात्मक आज्ञाएं क्या होती है। तो आप लोग ध्यान रख लेंगे कि सरकार की समस्त योजनाएं क्या। अब आपके दिमाग में बात समझ में आ गई कि बहुत सारी योजनाएं सरकार ने चला रखी हैं। और ये बच्चों, सरकार की समस्त योजनाएं क्या है? सरकार की समस्त योजनाएं नीति निर्देशक तत्व हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नीति निर्देशक तत्वों के विषय में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि जो राज्य इन्हें लागू नहीं करेगा, क्योंकि ये राज्य पर ही निर्भर करते हैं। हम काफी सारी बातें करेंगे, लेकिन आप लोग ध्यान रख लेंगे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि जो राज्य इन्हें लागू नहीं करेगा, आगामी चुनाव में उसका पतन सुनिश्चित है। इसका मतलब जो भी राज्य सरकार अच्छी अच्छी योजनाएं लागू नहीं करेगी, आपको पता ही है कि जब वो वापस चुनाव लड़ने आती है उस वक्त आप उसका समर्थन नहीं करते हैं, विरोध किया करते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व क्या है? राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई सकारात्मक आज्ञाएं नीति निर्देशक तत्व होती है। और ध्यान रखेंगे, सरकार की समस्त योजनाएं इसके उदाहरण हुआ करती है। यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं बच्चों, तो इन्हें लागू करना सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि नीति निर्देशकों को लागू करना किसकी इच्छा पर निर्भर करता है? सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। अब सरकार की इच्छा पर कैसे निर्भर करता है बच्चों? क्योंकि सरकार इसे उपलब्ध संसाधनों के आधार पर ही लागू कर सकती है, बाध्य नहीं है। उपलब्ध संसाधनों के आधार पर सरकार इन्हें कैसे लागू करती है? उपलब्ध संसाधनों के आधार पर। उपलब्ध संसाधन क्या है? कि सरकार के पास जो भी संसाधन उपलब्ध है उन्हीं के आधार पर इन्हें लागू किया जाएगा। और इनको सरकार की इच्छा पर। मैं इन दोनों को आप लोगों को बता देता हूं कि जैसे मैं हूं, आप मेरे घर में मेहमान बनकर के आए, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि मैं तो वहां की सरकार हूं। मैं क्या हूं? सरकार। और आप जो मेहमान बनकर के आए, आप क्या हो? जनता है, वहां की जनता है। ऐसा आप ध्यान रखेंगे। अब आप मेरे घर पर आकर के मेरे से मांग करते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं ये खाऊंगा। मैं तो मेरे पास जो उपलब्ध है वही आपको नाश्ता करवा सकता हूं, चाय पिला सकता हूं। लेकिन जो मैं आपकी मेहमानबाजी करूंगा तो वो किस आधार पर करूंगा? जो मेरे पास उपलब्ध होगा, जो मेरे घर में होगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो राज्य के पास जो उपलब्ध होगा, राज्य उपलब्ध संसाधनों के आधार पर इन्हें लागू करेगा। ये बात आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। लेकिन राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम जबरदस्ती राज्य से इन्हें लागू नहीं करवा सकते। नेक्स्ट बच्चों, अगर हम बातचीत करें तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो नीति निर्देशक तत्व है ये न्यायिक नहीं है। नीति निर्देशक तत्व बच्चों गैर न्यायिक है। नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायिक है। इसका मतलब क्या है कि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है, काफी सारी बातें हम इनके अनुच्छेदों में करेंगे कि नीति निर्देशक तत्वों का हनन होने पर व्यक्ति न्यायालय की शरण में नहीं जा सकता। मतलब ये न्यायिक नहीं है। ऐसे मामले जिनका हनन होने पर आप लोग न्यायालय की शरण में जा सकते हैं बच्चों, वह न्यायिक हुआ करते हैं। लेकिन जिनका हनन होने पर आप लोग न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते, वह गैर न्यायिक हुआ करते हैं। और न्यायालय में हम इनके विरुद्ध क्या नहीं कर सकते? चुनौती नहीं दे सकते। मैं अगर आपको और बताऊं कि इनका हनन होने पर आप लोग न्यायालय में नहीं जा सकते, इसका मतलब क्या है? ये विधि सम्मत नहीं है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पूर्व में मौलिक अधिकार बताए थे, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। मैं आपसे लास्ट में इनकी और उनकी तुलना करवाऊंगा, दोनों में अंतर आप लोगों से पूछूंगा, तो आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। ये गैर न्यायिक हैं, ये विधि सम्मत नहीं है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, विधि सम्मत नहीं है। विधि सम्मत नहीं है मतलब इसका मतलब क्या है कि इनका हनन होने पर हम न्यायालय में नहीं जा सकते, इनका हनन होने पर हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं बच्चों,
कि विधि सम्मत नहीं है, इसका मतलब आप एक और निकाल सकते हो कि इनको कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है। काफी सारे यहाँ पर जो बातें बनती है केवल शब्दों को ध्यान रखना है, शब्द से अर्थ में परिवर्तन आता है। इनको कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है, कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है, इसका मतलब भी क्या होगा बच्चों? इसका मतलब भी वही होगा कि इनका हनन होने पर आप कहाँ नहीं जा सकते? न्यायालय में नहीं जा सकते। तो आप एक बार इनका ले लेंगे, फिर मैं और आप लोगों को बहुत अच्छी बातें बता रहा हूं। तो अभी भी आप लोगों ने पढ़ी कि राज्य सरकार द्वारा जारी की गई समस्त जो सकारात्मक आज्ञाएं होती है, वो सकारात्मक आज्ञाएं क्या कहलाती है? नीति निर्देशक तत्व कहलाती है। मतलब नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो जो सरकारें जो योजनाएं चलाती हैं वो सभी योजनाएं क्या होती है बच्चों? नीति निर्देशक तत्व हुआ करती है। फिर हमने देखा कि उपलब्ध संसाधनों के आधार पर राज्य इन्हें लागू करता है। ये राज्य लागू करे या ना करे ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। फिर हमने पढ़ा कि इनको आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, इनका हनन होने पर आप कोर्ट में नहीं जा सकते, इसका मतलब ये विधि सम्मत नहीं है, इनको वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, इनको कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है। यहां तक हम लोगों ने बातचीत कर ली। देखो एक और मैं अगर आपको बातचीत बताऊं तो इससे समझ में नहीं आया तो आप लोग ऐसे देख लेंगे कि सरकार ने एक योजना हमारे राजस्थान में जो लागू कर रही है उसका नाम है देव नारायण स्कूटी योजना। और अभी भी आप लोगों ने क्या पढ़ा कि सभी योजनाएं क्या होती है? नीति निर्देशक तत्व। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि देव नारायण स्कूटी योजना भी किसके तहत है? नीति निर्देशक तत्व के तहत है। लेकिन कोई बालिका है, उसने पिछले वर्ष 12वीं में 80% बना करके स्कूटी प्राप्त कर ली और उसकी बहन भी स्कूटी प्राप्त करने के लिए काफी प्रयास करती है, लेकिन वो जिस वर्ष में उसने 12th पास किया, जिस वर्ष उसने 12वीं पास की, उस वर्ष सरकार ने क्या कर दी बच्चों? वो योजनाएं बंद कर दी। तो क्या इसे न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं? क्या इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, क्योंकि ये सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं नीति निर्देशक तत्वों के नेचर के संबंध में, इनकी प्रकृति के संबंध में। तो मैंने अभी हाल ही में आप लोगों को बताया बच्चों कि सकारात्मक आज्ञा है। तो नीति निर्देशक तत्व कैसे हुआ करते हैं? सकारात्मक हुआ करते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है निम्न में से नीति निर्देशक तत्वों के विषय में गलत है। अब लोग उसे कह देगा नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक होते हैं, नीति निर्देशक तत्व नकारात्मक होते हैं, नीति निर्देशक तत्व सामूहिक होते हैं, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना राज्य पर निर्भर करता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे नीति निर्देशक तत्व कैसे होते हैं, इनकी जो नेचर है, इनकी जो प्रकृति है बच्चों वो कैसी है? सकारात्मक है। नेक्स्ट आप ध्यान रखेंगे नीति निर्देशक तत्व जो हैं बच्चों वह सामूहिक हैं। जरा आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे नीति निर्देशक तत्व कैसे हैं बच्चों? सामूहिक है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं नीति निर्देशक तत्वों के विषय में। तो आप लोगों को एक और बात ध्यान रखनी है कि नीति निर्देशक तत्व बच्चों समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी तीन प्रकृतियां हमारे यहां पर चलेगी। नीति निर्देशक तत्व क्या है बच्चों? एक तो गांधीवादी, सेकंड नंबर पर आप ध्यान रखेंगे समाजवादी। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में इस प्रकार भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कितने प्रकार के होते हैं, ये कितने प्रकार के दर्शन से प्रेरित हैं? तो 3 प्रकार के दर्शन से प्रेरित है, समाजवादी, गांधीवादी और इसके अलावा एक और ध्यान रखेंगे बच्चों आप उदारवादी। आप लोगों को पता होगा, नहीं हो तो भी मैं बता देता हूं कि गांधीवादी विचारधारा, कई सारे लोग ऐसा कहते हैं कि गांधी जी के दर्शन हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि गांधी जी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन फिर भी गांधी जी के कई सारे दर्शन जो हमें कहां पर मिलते हैं? हमें कहां पर मिलते हैं बच्चों? हमारे संविधान में मिलते हैं। गांधी जी का जो ग्राम स्वराज्य का जो कॉन्सेप्ट था, उसी ग्राम स्वराज्य से ही हम लोगों ने पंचायतें ली। गांधी जी जो मादक पदार्थों को खाने से मना कर देते थे, इनको निषेध के लिए उन्होंने कहा था, तो अभी वर्तमान में नीति निर्देशक तत्वों में मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगा दी। गांधी जी जीव हत्या पर बोला करते थे, जीव हत्या के लिए मना किया करते थे, खासकर गायों पर। तो अभी इन्होंने ऐसा ही किया, यहां पर भी इन्होंने अनुच्छेद 48 में ऐसा किया।
अनुच्छेद 40 में पंचायतों की जो स्थापना की, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि गांधीवादी विचारधारा से भी क्या है बच्चों, है प्रेरित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ऐसा कहता है पंचायतों के विषय में, और अनुच्छेद 40 सीधा किस पर है, गांधीवादी। आर्टिकल 43 की हम बातचीत करें तो गांधी जी कुटीर उद्योग, लघु उद्योगों को बढ़ावा देना चाहते थे, और यहां पर भारतीय संविधान का आर्टिकल 43 जोड़ दिया जो इसी बात का उल्लेख करता है। और 46, 47 और 48 ये सारे के सारे अनुच्छेद जो हैं बच्चों, ये किससे हैं, गांधीवादी विचारधारा से ही प्रेरित है। समाजवादी की अगर हम बातचीत करें तो लोक कल्याण की वृद्धि करता है। अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, और इसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे 38, 39, 41, 42 और 43 ये समाजवादी से संबंधित है। समाजवादी लोक कल्याण की भावना में वृद्धि करेगा, यहां पर हम लोगों को सम्मान रखेगा, निःशुल्क न्याय, विधिक सहायता, आप लोगों को ऐसी चिंताएं नहीं करनी है। अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक मैं आपको 1 मिनट में याद करवा दूंगा, ऐसी ट्रिक आप लोगों के लिए देके जाऊंगा कि आप कभी भी अनुच्छेद 36 से 51 तक नहीं भूलेंगे। अगर आप नौकरी लगने के लिए आप सब प्रेरित होकर के पढ़ रहे हैं, अगर आप किसी दूसरे के कहने से नहीं पढ़ रहे हैं, आपका मन कहता है कि नहीं मुझे नौकरी करना है, मैं सफल होऊंगा, और आप खुद आपके मन से पढ़ रहे हैं, आपके चालक आप खुद हैं, तो सब प्रेरणाओं से अगर आप प्रेरित हैं तो निश्चित है आप 36 से 51 कभी नहीं भूल पाओगे। मैं इसी ट्रिक आप लोगों के दे के जाऊंगा। समाजवादी, गांधीवादी एवं बात करते हैं उदारवादी समान सिविल संहिता की। अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, 50 और 51, तो ये जो अनुच्छेद है बच्चों ये किससे संबंधित हैं, ये उदारवादी से संबंधित है। आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे, मैंने यहां पर ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि आप लोग एक मोटे मोटे रूप से ध्यान रखेंगे, जैसे हम इनको अलग अलग खोल करके पढ़ेंगे तो वहां पर काफी चर्चाएं क्या करेंगे इनकी। समाजवादी विचारधारा से प्रेरित अनुच्छेद ये हैं, आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि जैसे मैं नेक्स्ट अगली क्लास पढ़ाऊंगा उस वक्त आप लोगों से कमेंट में पूछूंगा कि मैंने कौन सा बताया था। गांधीवादी के अंदर ये, क्योंकि गांधी जी के सभी दर्शन हम लोगों को नीति निर्देशक तत्वों में दिखाई देते हैं, और उदारवादी जो ये है 44, 45, 48, 49, 50, 51 ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नीति निर्देशक तत्वों को हमने जो 36 में राज्य की परिभाषा से स्टार्ट करते हैं, एक और परिभाषा आप लोग अनुच्छेद 12 में पढ़ करके आए थे, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि तमाम जो अनुच्छेद है 36 से 51 तक बच्चों, ये मैं आपको कल के वीडियो में जो अनुच्छेदों से संबंधित बात करूंगा, और ट्रिक के साथ आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि ट्रिक के साथ में आप लोगों को सभी अनुच्छेद याद करवा दूंगा। इससे पूर्व के भी अनुच्छेद मैंने ट्रिक के माध्यम से याद करवा रखे हैं, अगर आप थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो आप लोगों को हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ये आपसे मेरा वादा है, और कल मैं आपको पूरे एक साथ अनुच्छेद 36 से 51 के अनुच्छेद याद करवा के जाऊंगा, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरी बात बच्चों, आप में से अभी तक भी बहुत सारे लोगों ने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और आप लोग देख रहे हैं, तो नेक्स्ट ऐसे ही बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे नॉलेजफुल वीडियो प्राप्त करने के लिए आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर दे, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही काफी है, कल पुनः हम मिलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेदों के साथ।